तो जय नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही थी नायक सीरीज, और उसका सेट नंबर 3 का आज हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि नृत्य से संबंधित, तो सतरिया नृत्य जो है ये कहाँ का नृत्य है। तो सतरिया जो है इसको 2000 में शामिल किया गया है। जिसके फाउंडर कौन है, तो श्रीमद शंकर देव जो है सतरिया नृत्य के फाउंडर माने जाते हैं। और ये जो नृत्य है वो असम का नृत्य है। असम के अन्य लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो 7 बहू आस में बैठी हैं, कहाँ पर, रूम में, रुम्बा बग रुम्बा जो है रूम में बैठी हैं। और क्यों बैठी हैं, देव के लिए बैठी हैं। किसके लिए बैठी हैं, देव के लिए बैठी हैं। किसकी आस में, देव की आस में। कौन बैठी हैं, बहू बैठी हैं बगरुम्बा रूम में। 7 कितनी बहू हैं, 7 बहू हैं। और सतरिया नृत्य के फाउंडर किसको माना जाता है, तो श्रीमद शंकर देव को माना जाता है। तो ये असम के लोक नृत्य हो गए बिहू, बगरुम्बा और देवधानी। अन्य लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नृत्य की बात करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश को हम हमेशा किससे डिकोड करेंगे, तो हिमा और आंचल से जो है इनको डिकोड करेंगे। हिमा और आंचल की जो काया है वो कैसी है, नाटी है। कैसी है, नाटी। नाटी का मतलब होता है छोटा जो पर्सन होता है उसको हम नाटी के रूप में जानते हैं। तो हिमा और आंचल कैसी है, उनकी काया कैसी है, नाटी है। तो नाटी और कायांग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य माने जाते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। तो भांगड़ा और सम्मी जो है ये पंजाब के लोक नृत्य के रूप में आते हैं। अगर डांस की बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था कि 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आ जाएं तो वो अर्ध शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम बिहू के रूप में भी जानते हैं, उसको 9 हो जाते हैं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। पहला है मणिपुरी, जिसमें मणिपुर का नृत्य है जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का नृत्य माना जाता है। उड़ीसी की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा का नृत्य है जो कि साउथ ईस्ट का है। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु का है जो कि साउथ का नृत्य माना जाता है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। और इसको भी क्या माना जाता है, साउथ का जो नृत्य है वो उसके रूप में जाना जाता है। कच्चीपुड़ी हमने अंधे व्यक्ति से संबंधित की थी कि आंध्रा जो है ये भी किस में आता है, ये भी साउथ में आता है। कथक जो कि अपना उत्तर प्रदेश का है, ये सिर्फ किस में आता है, एक ही नृत्य है जो सिर्फ नॉर्थ में आता है। सतरिया की बात कर लेते हैं, ये असम में आता है, जो नॉर्थ ईस्ट का एक जो क्लासिकल डांस है उसके रूप में हम जानते हैं। साउथ में कितने नृत्य हैं, तो 4 नृत्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु वाला भरतनाट्यम, केरल वाला कथकली और मोहिनीअट्टम, और आंध्रा वाला कुचिपुड़ी। ठीक है, ये साउथ में आते हैं। और साउथ ईस्ट में ये उड़ीसी को भी हम गिनते हैं, उड़ीसी वाले को। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में एक हो गया। नॉर्थ ईस्ट में कौन से हो गए, 2 हो गए, एक तो सतरिया और दूसरा मणिपुरी। और नॉर्थ की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ में सिर्फ अपना कथक आता है जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो कुल 5 नृत्य जो हैं, सॉरी 4 नृत्य जो हैं वो साउथ के हैं, एक नॉर्थ का है, 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं, एक साउथ का माना जाता है। लोक नृत्य, अन्य लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। देखो लोक नृत्य जो होते हैं कई स्टेटों में फेमस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो शास्त्रीय होते हैं उन्हें कोई विशेष दर्जा जो है वो प्राप्त होता है, और स्पेशली वो वहीं पर मनाए जाते हैं उस स्टेट में। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। झारखंड की बात कर लेते हैं तो झारखंड के झार झार अपने लोगों के घर में बनती है ना, झार जिससे लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू किससे बनाते हैं, जो गुड़ होता है उसको पाकर, किसका क्या करके कहते हैं ना कि पाइका, उसको पालो थोड़ा सा। तो पाइका और फगुआ, फगुआ फिरकल, यानी कि फिरकल पाएंगे किसको, झार को। ठीक है, पांता और मुंडारी, यानी कि डाल देंगे क्या, गुड़। क्यों, पाने के लिए। क्यों, क्योंकि झार में झार बनानी है कि नहीं बनानी है, कब बनानी है, फिर कल बनानी है। ठीक है, और ये पांता और फगुआ को याद रखेंगे। मजे से क्या, मजे से बांस का नृत्य करेंगे। बांस या तो अगर किसी को मारते हैं तो भी मजा आता है, या खुद पढ़ते हैं तो भी मजा आता है। तो बांस नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। मिजोरम को हम हमेशा किससे डिकोड करेंगे, तो मजे से डिकोड करेंगे। आंध्रा को हमने क्या बताया था, अंधे व्यक्ति से डिकोड करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को अरुण आंचल से डिकोड करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को हिमा और आंचल से डिकोड करेंगे। कर्नाटक से क्या संबंध है, देखो नाटक कब होगा, जब गाना होगा। गान होगा तभी तो नाटक किया जाएगा। और किनका गान होगा, जब भूतों की आराधना की जाएगी तभी गान होगा। भूतों की आराधना की जाएगी, कैसे की जाएगी, गान के द्वारा जो है वो भूतों की आराधना की जाएगी, और गान के साथ साथ में नाटक भी किया जाएगा, तभी तो भूत जो है वो आएंगे। अरुण और आंचल की बात कर लेते हैं। तो अरुण कह रहे हैं आंचल से, चलो बांचो। बांचो एक गाली टाइप में जो है उसको हम डिकोड कर लेते हैं। चलो बांचो, अरुण कह रहा है आंचल से। ठीक है, गुस्से में। तो चलो और वांचो कहाँ का हो गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। कथक घराने की बात कर लेते हैं। तो कथक घराने, कथक कहाँ का है, अपने उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से, लखनऊ से संबंधित ये है, लखनऊ से संबंधित है। और लखनऊ से संबंधित जो कथक घराने के प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, तो शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज और कालिका प्रसाद जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने की बात कर लेते हैं तो रुद्र शंकर मित्र, स्नेहा बजाज,
कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये अस्थाना वाले जितने भी हैं ये सब किस में जाएंगे, बनारस घराने वाले में जाएंगे। और महाराज वाले जितने हैं ये किस में जाएंगे, ये लखनऊ घराने वाले में जाएंगे। वाद्यंत्र की बात कर लेते हैं कि वाद्यंत्र से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो तबला से संबंधित कौन कौन से हैं, तो तबले में क्या होता है, किस टाइप के होता है ना, किसने जैसे एकदम आवाज़ सी निकलती है, और क्रिकेट टाइप की उसके अंदर भरा होता है, क्रिकेट टाइप का, ठीक है। तो किशन महाराज, ये जो महाराज शब्द है अभी हमने आपको कत्थक में बताया, लेकिन ये किशन महाराज को आप यहाँ पर इनको याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो बला से ये संबंधित है। बला है कौन, किशन, जाकिर, अल्लाह रखा खां और त्रिलोक गुर्टू जो है ये भी किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। उस्ताद सफ़ाद अहमद खान, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान ये भी किससे संबंधित है, तबला से संबंधित है। रागनी शंकर से कह रही है क्या, बाय बाय टाटा। रागनी शंकर जो है ये किससे संबंधित है, तो वायलिन से संबंधित है। कैसे, रागनी किससे कह रही है, शंकर से बाय बाय। हारमोनियम किससे संबंधित है, तो तुलसीदास बोरकर, यानी कि तुलसीदास जो है वो बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे हैं, क्योंकि जो हार है उनकी समझ में आ रही है, इस वजह से जो है वो बोर हो रहे हैं। तो तुलसीदास बोरकर किससे संबंधित है, हार से संबंधित है, हार यानी हारमोनियम से। रुद्र वीणा की बात कर लेते हैं तो अली खान जो है वो रुद्र वीणा से संबंधित है, ये बहुत फेमस रहे हैं अली खान। एग्जामों में इनको पूछा गया है तो इनके लिए कोई ट्रिक वैसे तो सभी को पता ही है, ठीक है। उत्सव की बात कर लेते हैं तो असम के अन्य उत्सव कौन से, देखो उत्सव अलग होते हैं, लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, पहनावा वहाँ का अलग होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग होती हैं। ये उत्सव है, नृत्य बात अलग होती है, ध्यान रखना हमेशा कि नृत्य कौन से हैं, उत्सव कौन कौन से हैं। तो दौल उत्सव जो कि होली माह में मनाया जाता है, और होली कब होती है, तो मार्च के माह में जो है वो होली मनाई जाती है। तो दौल उत्सव जो है वो असम का एक उत्सव माना जाता है। और दौल से क्या नहीं होते हैं, रोग नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, रोग नहीं होते हैं। किसको नहीं होते हैं, गबरा, जितने भी ये गबरा वाले नाम हैं, हरनी गबरा, रजनी गबरा, ये सभी कहाँ से है, ये सभी भी असम से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया था बिहू जो है, बिहू नृत्य भी है और बिहू उत्सव भी मनाया जाता है। बहू क्या करती है, बैस करती है दौल खाने के लिए, क्यों, क्योंकि उससे रोग भाग जाते हैं। क्यों, गबरा के जो रोग है वो इससे भाग जाते हैं। अली ए लिलांग जो है ये भी असम का उत्सव माना जाता है। चाय महोत्सव बहुत फेमस है, चाय महोत्सव। आस में बैठी है कौन, बहू बैठी है, किसकी सास बैठी है बहू की आस में कि वो चाय लेकर आएगी, और वो चाय लेकर नहीं आई तो उसकी देह पटक दी, किसने, सास ने जो है देह पटक दी। क्यों, क्योंकि उसको दौल और चाय दोनों ही जो है वो खानी पीनी थी, दौल को खाना था, चाय को पीनी थी। क्यों, क्योंकि जो सास है उसको क्या था, रोग था, ठीक है। और अम्बुबाची का मेला जो कि कामाख्या मंदिर पर मनाया जाता है, ये सबसे फेमस है और ये सभी को आज की डेट में सभी को पता रहता है, ठीक है। हरनी गबरा, गबरा से आस याद रखेंगे, गबरा है तो आस में घबराए, ठीक है। बिहार के लिए छठ पूजा अभी हाल ही में मनाई गई थी तो सभी को पता है। और बिहुला, बिहू से देखो इतना अगर ला और हु हटा दे तो बी हा और इसी में लगा दो तो बिहार, बिहुला बिहार, बिहुला बिहार। कट्टाटिस की बात कर लेते हैं तो ये हरेली और पोला जो है वो छत्तीसगढ़ का है, सॉरी ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, इसको कट करके आप अपनी जो कॉपी है उसमें सही तरीके से लिख लेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर पीडीएफ हम देंगे तो इसको एक बार करेक्ट कर देंगे। छत्तीसगढ़ कहाँ का है, तो हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन हरेला जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। देखो इसमें 36 में बड़ी की मात्रा है तो ली में बड़ी की मात्रा है, और उत्तरा में रा की मात्रा आ रही है, तो हरेला में ला की मात्रा जो है आ की मात्रा आ रही है। तो पोला, पोला कहाँ का है, ये भी छत्तीसगढ़ का है। 36 पोला खाएंगे कौन, हरेली जो है वो 36 पोला खाएंगे। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो नया वर्ष मनाया जाता है उसको हम गुड़ी पड़वा के रूप में जानते हैं। केरल के नए वर्ष को हम किस नाम से जानते हैं, तो विशु के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु के नए वर्ष के रूप में हम किसको जानते हैं, तो पुंथडू को जानते हैं, ठीक है। होली के अन्य नाम, वैसे तो होली जो है होली कब मनाते हैं हम, होली के जब टाइम होता है और घर में किसी की डेथ हो जाती है तो घर में फाग आती है कि नहीं आती है, तो वो जो फाग आती है वो इसी शब्द से लिया गया है, फागुन माह से। फागुन माह जो आता है इसी में फाग जो है वो सबके घर में आती है। और जब फाग आती है तो फाग कब आती है, पूर्णिमा के दिन आती है। कब आती है, पूर्णिमा के दिन आती है। पूर्णिमा कब होता है, देखना जब भी फाग गाने के लिए आएंगे तो देखना चांद, हमेशा आप नोटिस करना कि जो चांद है वो एकदम खुला हुआ होगा पूरी तरीके से, और रोशनी होगी पूरे भारत में अपने, ठीक है। अमावस्या में क्या होता है, अंधेरी रात होती है, और पूर्णिमा में क्या होती है, उजरिया रात होती है। फगुआ होली, फगुआ कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहार में जो है वो होली को फगुआ होली के रूप में जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हम होली को किस नाम से जानते हैं, तो दौल यात्रा के रूप में जो है वो जानते हैं। रंग पंचमी की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जानते हैं। मंजन कुली की बात कर लेते हैं तो केरल में जानते हैं। होला मोहल्ला कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। अब आ जाते हैं कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो फर्स्ट मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 1975 में खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज जो है इसमें ये विजेता रही थी। और सन 1979 में जो है वेस्ट इंडीज ने सन 1979 में भी इसको जीता था।
भारत कब जीता है, तो भारत जो है वो 2 बार अब तक विश्व कप जीत चुका है, एक तो 1983 में और दूसरा 2011 में। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो 6 बार जीता है, 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में और 2023 में जो है ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान ने कब जीता था, तो 1992 में पाकिस्तान ने जीता था और 1983 और 11 में अपने भारत ने जीता था। श्रीलंका ने कब जीता था, तो ये 1996 में सिर्फ श्रीलंका ने जीता था। 2023 में जो हुए थे वो 13वें नंबर के वर्ल्ड कप थे। कितने नंबर के थे, 13वें नंबर के वर्ल्ड कप थे, जिसमें 6th टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत जो है वो रनर अप रहा था। वैसे भारत कितने बार रनर अप रह चुका है, तो 2 बार रनर अप जो है वो रह चुका है, एक 2003 में और दूसरा 2023 में। 2 बार रनर अप रह चुका है और 2 बार 1983 और 2011 में जो है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। 2027 में जो आयोजन होंगे वो कहाँ पर होंगे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के, तो जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में जो है इनके वर्ल्ड कप जो है 2027 वाले होंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत एक बार जीता है, जो कि 2007 में जीता है T20 वाले वर्ल्ड कप। और किससे जीता था, तो पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान को हराकर भारत जीता था 2007 में। एक बार रनर अप रहा है, कब रहा है, तो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो रनर अप रहा है, कब, 2014 में। भारत में आयोजन कब हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, तो 2016 में। सिर्फ एक बार जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो किया गया था। 2022 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो इंग्लैंड जो है इसमें जीता था और पाकिस्तान जो है इसमें हार गया था 2022 वाले में। हर 2 साल पर होता है, तो 2024 में कहाँ पर हुआ, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए, यहाँ पर जो है 2024 में होगा। इसके बाद में स्टेडियम की बात कर लेते हैं, तो भीमराव अंबेडकर स्टेडियम जो है ये फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पर, फैजाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेते हैं, ये हैदराबाद में स्टेडियम है। केडी बाबू स्टेडियम की बात करते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। बारावती स्टेडियम की बात कर लेते हैं, तो ये बंकट उड़ीसा में स्थित है बारावती स्टेडियम। कीनन स्टेडियम की बात कर लेते हैं, ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। चेपक स्टेडियम की बात कर लेते हैं, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। रूप सिंह की बात कर लेते हैं, तो ये ग्वालियर एमपी में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते हैं, तो ये कानपुर में स्थित है। शतरंज में 2 रंग होते हैं, एक होता है ब्लैक एंड एक होता है व्हाइट, जिसमें 32 ब्लैक के खाने होते हैं और 32 जो है वो सफ़ेद के खाने होते हैं। अगर ओवरऑल बात करें कुल कितने खाने होते हैं, तो जो है 64 जो है उसमें खाने होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक साइड में 8 प्यादे होंगे, 2 ऊंट होते हैं जिसको हम कहते हैं बिशप, ठीक है, और 2 सुखीर होते हैं जिनको हम सूरवीर होते हैं, क्या होते हैं, सूरवीर होते हैं, जिनको हम घोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और 2 हाथी होते हैं, एक राजा होगा एक रानी होगा। देखो एक हाथी पर राजा बैठा, एक हाथी पर रानी बैठी, हाथी कितने हो गए, 2, और उन हाथियों पर भी एक एक सूरवीर बैठा है। तो सूरवीर कौन कौन से हो गए, 2 सूरवीर हो गए। और सूरवीर जो है वो किन पर बैठे हैं, उनके आगे ऊंट पर, किस पर बैठे हैं, ऊंट पर बैठे हैं, यानी कि बिशप उसको हम जानते हैं। और प्यादे जो हैं वो आगे चलते हैं, कितने प्यादे आगे चल रहे हैं, 4 इनके आगे चल रहे हैं, रानी के आगे 4, इनके राजा के आगे जो है वो चल रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक रानी एक राजा, उनके आगे क्या चल रहे हैं, सूरवीर चल रहे हैं। और ये लोग बैठे किस पे हैं, हाथी पर। सूरवीर चल रहे हैं 2, और 2 वो सूरवीर जो है वो बैठे किस पर हैं, ऊंट पर बैठे हैं। तो 2 सूरवीर 2 ऊंट पर बैठे होंगे और उनके आगे भी जो है वो 8 प्यादे चल रहे हैं, 4 रानी के आगे 4 राजा के आगे, इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं, तो प्रस्तावना जो है वो, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। न्याय कौन कौन से प्रकार के हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो 3 प्रकार के न्याय की बात इसमें की गई है। और समानता की बात कौन कौन सी की गई, तो प्रतिष्ठा और अवसर, इन 2 प्रकार की जो समानता है इनके बारे में बात की गई है। प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज कितने बार किया गया है, प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स किया गया है। भारत में जो प्रस्तावना ली गई है वो किस स्टेट से ली गई है, और भारत में वो ली गई है यूएसए से। और प्रस्तावना में जो 3 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, वो वर्ड जो हैं वो कहाँ से दिए गए हैं, तो वो फ्रेंच के संविधान से जो है वो दिए गए हैं। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से दी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये देखो प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी वो चीज़ें ये चीज़ें पहले भी आपको शायद सेट नंबर 1 या फिर 2 में आपको मिली थी। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में,
इसको हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो इसमें जोड़े गए। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में हम जानते हैं। भारत में कॉमनवेल्थ का जो भारत है वो कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना है, तो 1949 में जो है वो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो सिंधु स्थल जो है, सिंधु स्थल यानी कि जो अहाड़ है, अहाड़ ये कहाँ पर मतलब कहाँ पर स्थान है, तो अहाड़ जो है ये राजस्थान में स्थित है। और बीरवानपुर स्थान कहाँ पर है, ये वाराणसी में स्थित है। अब आ जाते हैं, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके नॉर्थ में कौन सा स्टेट था, उसके साउथ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था और वेस्ट में कौन सा था। तो ईस्ट में आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था और वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। मांडा की बात कर लेते हैं, ये उत्तर की ओर स्थित था और चिनाब नदी के किनारे मांडा नदी जो है, वो मांडा शहर जो है वो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे था। पश्चिम की बात कर लेते हैं तो सुतकांगडोर कहाँ पर स्थित है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि दास की नदी पर स्थित है। देमाबाद की बात कर लेते हैं तो दक्षिण को देमाबाद में हम स्थापित करेंगे और देमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और प्रवरा नदी पर स्थित है। और प्रवरा नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की ये सहायक नदी है। हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो समाधान जो है लोथल को गोदी या फिर डॉकयार्ड के नाम से हम जानते हैं। हड़प्पा को सब यानी कि सब जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे उनको हम सवाधान के रूप में जानते हैं। किसको, हड़प्पा को, या फिर ऐसा कह सकते हैं सबों का टीला किसको कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को सबों का टीला कहा जाता है। लोथल को क्या कहते हैं, तो गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड के नाम से हम जानते हैं। बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। कालीबंगा को हम क्या बताया था, हमने कहा था काली चूड़ियों के साथ और जुते हुए खेत के साथ कहाँ पर मिले थे, तो कालीबंगा राजस्थान में ये आपको मिले थे। मोहनजोदड़ो में आपको क्या मिली थी, तो नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से की, लुप्त मोम विधि के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। किसको, नर्तकी की मूर्ति को। बृहत स्नानागार यहाँ पर था, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। पशुपति की मोहर यहाँ पर चलती थी, किसकी, पशुपति की मोहर। और यहाँ पर किस जानवर की पूजा होती थी, तो पशुपति की जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती थी। देमाबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तांबे का जो रथ है वो प्राप्त हुआ था। लोथल यानी कि गुजरात में क्या प्राप्त हुआ था, तो हाथी दांत जो थे यहाँ पर इसके जो साक्ष्य हैं वो थोड़े से मिले हुए थे लोथल गुजरात में। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार था, यानी कि बृहत स्नानागार का मतलब ये नहीं है कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे ऊंची जो सबसे बड़ा बना था वो स्नानागार बना था, नहीं, जो अन्न का भंडार है वो सबसे बड़ा था, ठीक है। तो उसको अनाज भंडार के रूप में हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करें तो क्या आ जाएगी, तो जो अन्न भंडार है वो आ जाएगी, ना कि बृहत स्नानागार आ जाएगी। बृहत स्नानागार जो था वो सेकंड नंबर में सबसे बड़ा था, जिसमें साउथ और नॉर्थ में जो सीढ़ियाँ हैं वो बनी हुई थी, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ की साइड में जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी। धौलावीरा में कितने टीले थे, तो धोलिया यानी कि तीनों साइड से जो है धोलिया, यही एकमात्र ऐसा था जिसमें कितने टीले थे, जिसमें 3 टीले थे, जिसको पहले दुर्ग, फिर मध्य और तीसरा आम के रूप में हम जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने कितने टीले थे, तो 2 टीले थे। कौन कौन से थे, दुर्ग और आम थे, ठीक है। मध्य इसमें धौलावीरा में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। इसमें धौलावीरा में क्या थी, तो जल व्यवस्था काफ़ी अच्छी प्रकार की देखी गई थी। कहाँ पर, हमने कहा था कि धो लिया, और धोने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो जल की जरूरत जो है वो पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में पूजा किसकी किसकी होती थी, तो देखो शिव की होती थी, माता देवी की होती थी, जो कि सबसे ज़्यादा स्थान पर होती थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता में जो शासन चलता था तो वो मात्र सत्तात्मक चलता था शासन, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो चलता है वो पितृ सत्तात्मक शासन जो है वो चलता है। और पीपल की भी पूजा जो है वो होती थी। किसकी नहीं होती थी, ऑप्शन में विष्णु दे दिया जाता था, तो इनकी पूजा जो है वो नहीं होती थी। शिव की भी होती थी, मातृ देवी की भी होती थी, और पीपल के पौधे की भी जो पूजा है वो की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। अब आ जाते हैं एरिया के हिसाब से स्टेट कौन सा है और यूनियन टेरिटरी कौन सा है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से अपने भारत में स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया जो है अपने भारत में किस स्टेट का है, यानी कि किस राज्य का है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, एरिया की। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल डिकोड करता है। और यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसके पास में है यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान समय में है, जिसमें से जो छोटा एरिया है वो गोवा के पास में है। और यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप में स्थित है, जिसका 32 किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है, ठीक है। कौन, लक्षद्वीप। और लद्दाख की बात कर लेते हैं तो 146 किलोमीटर वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। दमन और दीप की बात कर लेते हैं तो 603 वर्ग किलोमीटर जो है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल फैला हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर लिख लेंगे। जनसंख्या में बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो जनसंख्या में देखो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यूनियन टेरिटरी में तो दिल्ली आ जाएगी। लेकिन स्टेट में कौन आएगा, तो स्टेट में जो है वो अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या मतलब कि सबसे ज़्यादा पीपल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है स्थित, नहीं कहाँ पर है। सीमा की बात कर लेते हैं तो भूटान जो है थिम्पू सीमा
इसकी सीमा कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। ठीक है, भूटान की सीमा अपने भारत की सीमा से, भूटान की सीमा जो है अपने भारत की सीमा से कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम इसकी लगती है भूटान की, और सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश की लगती है अपने भारत से कितनी, 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी है ये, और भूटान की सबसे छोटी है। और भूटान में जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो द जोंगखा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, सबसे कम और लंबी, सबसे कम और लंबी। तो ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये हम अफगानिस्तान में आ जाते हैं। 106 किलोमीटर एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसकी जो लद्दाख जो है इससे इसकी लगती किसकी, बांग्लादेश की। ठीक है, इसके बाद में हम अब आ जाते हैं 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है वो किस कंट्री के साथ में अपना भारत का है, तो बांग्लादेश और भारत जो है इन दोनों के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर विवाद स्थित है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि 2015 में हुआ था, ये किससे संबंधित है, तो ये भूमि संशोधन से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो रेड क्लिफ सीमा स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कौन सा स्टेट जो है वो पड़ता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो है वो मिजोरम स्टेट को बीच में पड़ जाता है। म्यांमार की बात कर लेते हैं, तो म्यांमार का क्षेत्रफल कितना है, तो 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार, जिसको हम रंगून के नाम से भी जानते हैं और वर्मा के नाम से भी हम जानते हैं। इसका गठन कब होता है, तो 1935 का एक्ट है इसमें, और 1937 में इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। भारत से अलग देखो पाकिस्तान भी हुए हैं, अफगानिस्तान भी हुए हैं, और बांग्लादेश भी हुए हैं, और म्यांमार भी हुए हैं। जब पाकिस्तान और भारत अलग हो रहा था तो ये बांग्लादेश जो है वो बीच में पड़ रहा था, क्यों, और जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था। तो अब क्या हुआ, बांग्लादेश को यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, बीच में भारत है, तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमको ज़मीन दे दो। ठीक है, तो भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ, तो इसी वजह से पाकिस्तान को अलग बना दिया गया और बांग्लादेश जो है इसको अलग बना दिया गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद तो पाकिस्तान को पहले 1947 में अलग कर दिया गया। जब ये विवाद धीरे धीरे चलता रहा, बाद में जो है बांग्लादेश को इसको एक अलग कंट्री के रूप में बना दिया गया, कब, 1971 में। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है वो सर्वप्रथम पहले अलग हुआ था, कब, 1893 में। म्यांमार की बात कर लेते हैं, तो म्यांमार जो है इसको 1935 में अलग किया गया था भारत से। ठीक है, कितने भारत से अलग हुए हैं, तो 4 कंट्री जो है अलग हुई हैं। अफगानिस्तान 1893 में जो कि पहली हुई, फिर पाकिस्तान 1947 में हुई, उसके पहले म्यांमार को अलग कर दिया गया था। रंगून जो कि यहाँ पर जो भारत का नक्शा है वो यहाँ पर स्थित है, रंगून, म्यांमार बर्मा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, 1935 में इसको अलग कर दिया गया। फिर बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान की वजह से जो है बांग्लादेश को अलग 1971 में इसको बना दिया। पंचवर्षीय योजना में आच्छादित वर्ष की बात कर लेते हैं, तो पंचवर्षीय योजना जो है वो कितनी आच्छादित वर्ष कितनी है, तो 7 आच्छादित वर्ष जो है वो आ जाती हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से होती है, 1951 से 1956, 1956 से 1961, और फिर 1961 से 1969। ठीक है, 1969 के बाद में जो है फिर 3 वर्ष का जो डिस्टेंस है वो दिया जाता है। यहाँ पर बोला गया आच्छादित वर्ष, ये जो है वो पंचवर्षीय योजना यहाँ से यहाँ तक तो चलती है, लेकिन आच्छादित वर्ष जो है वो कौन कौन सी मानी जाती है, तो 1966 से लेकर 1969 तक इसमें 3 चलती हैं आच्छादित वर्ष। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, और दूसरी जो है वो 78 से 80 चलती है, यानी कि 78 से 79, 79 से 80। 3 ये चल गई ऊपर आच्छादित वर्ष, और 2 ये चल गई, यानी कि 5 और 2 ये चल गई 1990 से लेकर 1992, 1991 से 91, 91 से 92, ये आच्छादित वर्ष हैं। ठीक है, ना कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है, 1951 से लेकर 2015 तक चलती है। ठीक है, कितनी पंचवर्षीय योजना होती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से लेकर 2017 तक चलने वाली थी, लेकिन इसको बीच में रोक दिया गया, कब, 2015 में। और 2015 में क्या हुआ था, 2015 में इसको पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग में इसको बदल दिया गया, किसको, पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 10वीं योजना जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ की थी, 10वीं जो योजना थी पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना का जो शब्द लिया गया है पंचवर्षीय, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और 10वीं योजना जो है वो 2002 से लेकर 2007 तक चलती है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 7 से लेकर 12 तक चलती है, और 12 से लेकर 17वीं अभी मैंने बताया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक चलती है, जिसमें बीच में उसको रोककर उसमें नीति आयोग में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा विफल कौन सी हुई थी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 10वीं में हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विफल कौन सी हुई थी, तो 3rd नंबर की जो है वो सबसे ज़्यादा विफल हुई थी, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ये विफल होने का इसका कारण क्या था, विफल होने का कारण था कि भारत और चीन के बीच में जो है वो युद्ध चल रहा था, कब, 1962 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जस्ट इसके 3 साल बाद 1965 में पहले भारत ने चीन से युद्ध किया, फिर भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया, तो इसमें जो है बीच में ये दोनों जो है इसकी पंचवर्षीय योजना गड़बड़ा गई, यहाँ 1962 में, यहाँ 1965 में। ठीक है,
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उस टाइम पे चल रही थी। योजना आयोग की बात कर लेते हैं तो योजना आयोग जो है वो 1950 में आता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के तो जो पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। और स्थापना कब होती है योजना आयोग की? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। योजना आयोग की जगह ही जो है नीति आयोग को लाया जाता है। कब? 1 जनवरी 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पीएम जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में वॉर कब कब होता है? तो 1947 से 1948 के बीच में होता है। इसके बाद में फिर 1965 में होता है और 1971 में होता है और 1999 में होता है। यानी कि कुल टोटल 4 बार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर जो है वो होती है। ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। योजना आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो योजना आयोग जो है इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो गुलजारी लाल नंदा को जो है वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो अंतिम उपाध्यक्ष जो है मानटेक सिंह अहलूवालिया को बनाया जाता है। फिर इसको नीति आयोग में जो है वो परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 6 अगस्त 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर को जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। क्यूसेक द्रव प्रवाह दर जो है, क्यूसेक किसका मात्रक है? तो दर प्रवाह दर का ये मात्रक माना जाता है। एचजी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एचजी हम किसको बोलते हैं? पारा को बोलते हैं। और पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 80 होता है, जो कि एक उच्च संचालन शक्ति होती है पारा के अंदर। स्फिग्मोमैनोमीटर की बात कर लेते हैं तो ये रक्तस्राव को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अपना ब्लड जो है कि बीपी हाई है या फिर बीपी लो है, यानी कि 80 से कम होता है तो बीपी लो होता है और 120 से अधिक होता है तो बी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। ठीक है। कैरेटोटोमिक कैरेट लिखाइए। कैरेट से संबंधित करेंगे कि कैरेट को हम किस में मापते हैं? तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम कैरेटोमी का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी का प्रयोग किसमें करते हैं? लक्स मीटर का प्रयोग। ठीक है। यहाँ पे कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम लक्स मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो सन 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। फिर प्रोटॉन की खोज कब की गई? तो 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज की गई। एक्सरे की बात कर लेते हैं तो एक्सरे की खोज जो है वो रॉन्गटन WC के द्वारा की गई थी। न्यूटन की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो 1932 में चैडविक के द्वारा की जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की। देखो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ सिर्फ उनकी समझ में आएगी जिन्होंने 12th क्लास में जो है वो चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसको स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोट, ड्यूट और ट्रीट 3 को बोलते हैं, ड्यूट 2 को बोलते हैं और प्रोट किसको बोलते हैं? 1 को बोलते हैं। ठीक है। ये होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले और नीचे ऊपर वाले होते हैं परमाणु भार और नीचे वाले होते हैं परमाणु क्रमांक। इसमें 2 क्या है? परमाणु भार जो है वो 2 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। ठीक है। इसी तरीके से जो है इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसी के आधार पर इनको जो है डिकोड किया जाता है। ठीक है। एक चीज और, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये चीज़ बहुत कम लोगों की समझ में आती है और जिन्होंने सिर्फ 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी हुई है, उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनके बीच में उन्हें ये चीज़ जो है समझ में आएगी। विटामिन ई किसके स्रोत हैं? तो विटामिन ई में कौन कौन से स्रोत हैं? मूंगफली, बादाम, गेहूँ, ठीक है, सूरजमुखी का तेल और मक्का। ये सभी किसके हैं? विटामिन ई के स्रोत हैं। विटामिन ए और डी के स्रोत कौन कौन से? देखो विटामिन डी जो है वो अपने शरीर में भी बना लेते हैं हम कभी कभी, ठीक है, और सूरज से भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दूध, पनीर और अंडा ये तीनों विटामिन ए और डी के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर है, पालक है और पपीता है, ये विटामिन ए के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो धूप, मशरूम और मछली। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया ना विटामिन डी जो है वो धूप से भी मिलती है और हमारा जो शरीर है वो भी विटामिन डी को बना लेता है अपने आप, मशरूम और मछली। विटामिन सी खट्टे फल जैसे कि आंवला है, ठीक है, इमली है, इस तरीके के जो है वो विटामिन सी के रूप में जाने जाते हैं। कोलोस्ट्रम क्या होता है? जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित होता है, उसी को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है। भारत रत्न 50 में किसको मिला है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला हुआ है। इनकी एक पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ठीक है। 49वें नंबर का किसको मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है। 50वें नंबर का लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है और 52वें नंबर का किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को मिला है। 53वें नंबर का किसको मिला है? MS स्वामीनाथन को मिला है। और एक पर्सन और थे PV नरसिंह राव, उन्हें 51वें नंबर का मिला था, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो C राजगोपालाचारी हैं। इन्हें 1954 में
प्रथम व्यक्ति के रूप में मिला था। ये आ गया, देखो 5 लोगों को भारत रत्न जो है वो 2024 में मिला है, जिसमें 51वें नंबर के जो है वो PV नरसिंह राव हैं, ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, और इसके अलावा MS स्वामीनाथन है, और लाल कृष्ण आडवाणी हैं 50वें नंबर के। योजना की बात कर लेते हैं, तो पंजाब की कौन कौन सी योजना है? स्वयं सरकार तुम्हारे द्वार, क्या है? सरकार तुम्हारे द्वार, ये भी कहाँ की है? पंजाब की है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो नूतन उन्नत योजना जो है ये उड़ीसा की है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो उष्ण संरक्षण योजना जो है ये राजस्थान की है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो CM किसान उदय योजना जो है ये कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियन कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? तो बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन जो है इसको नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। कुल इसमें कितने एथलीट आएंगे? तो 268 इसमें एथलीट आएंगे। इसमें सिर्फ किस एज तक के एथलीट आते हैं? तो 20 से कम एज के जो एथलीट आते हैं वो इसमें आएंगे। इवेंट में इसमें कौन कौन से नए अभी जोड़े गए हैं खेल? तो वाटर पोलो जोड़ा गया है, जिसमें वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तैराकी जोड़ा गया है और ड्राइविंग जोड़ा गया है। और ये कहाँ पर होंगे? दिल्ली में। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम दिल्ली में इनको कंडक्ट किया जाएगा। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, तो बिम्स्टेक की स्थापना जो है 1997 में होती है। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बिम्स्टेक का? तो बांग्लादेश ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी घोषणा कब की जाती है? तो बैंकॉक में इसकी घोषणा की जाती है। इसमें कितने सदस्य हैं? 7। तो इसके बिम्स्टेक के नाम से ही इसमें जो देश हैं वो हैं, देखो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। अब आ जाते हैं अंतिम क्वेश्चन 14 में कि UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहला यूरोपीय स्वीकार कब किया गया है? तो फ्रांस ऐसा है जिसने UPI को पहला यूरोपीय स्वीकार किया है। 11 देशों में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 11 देशों में लागू किया गया है। UPI बना कब था? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको 2016 में बनाया गया था। और UPI 2.0 कब आता है? तो 2.0 जो है वो 2018 में आता है। NPCI द्वारा संचालन, यानी कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इसको स्थापना कब की गई है NPCI की? तो 2008 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया है। और हेडक्वार्टर कहाँ है NPCI का? तो मुंबई में NPCI का हेडक्वार्टर माना जाता है, ठीक है। UPI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक होता है URL, ठीक है। इसमें आता है इसमें यूनिफाइड की जगह पे यूनी करके है, रिसोर्स लोकेटर आता है। यूनिफाइड नहीं आता इसमें, यूनी करके इस तरीके से जो है वो आता है, ठीक है। इसमें फिर यूनिफाइड नहीं आता। इसमें कभी कभी इसका U यहाँ पे उठा के रख देते हैं और इसका U यहाँ पर उठा कर रख देते हैं, ठीक है। तो भीम ऐप कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन था इसका HW में। तो भीम ऐप जो है इसको 30 दिसंबर 2016 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।